हेलो एवरीवन। आज जो सेशन हमारा है उसमें अपन जो पहला जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टिश्यू। प्रीवियस सेशन में सेल और फंडामेंटल उसके स्ट्रक्चर फंक्शन और डिफरेंट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए थे। तो इस वाले जो सेशन है वो उसी का प्रोग्रेसिव सेशन हुआ। सेल के आगे की बात जब अपन करते हैं तो वो टिश्यू आती है, ठीक है। और पर्टिकुलरली ये जो वीडियो है ये मुझे वापस से रीशूट करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि जो पहली वाली वीडियो थी वो दूसरे चैनल पे थी और उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड मैं भूल गया। तो डेट्स वाई इस चैनल पे इस पर्टिकुलर चैनल पे अपना जो टिश्यू का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट का जो वीडियो था वो नहीं है, मिसिंग है। तो डेट्स वाई एक ही जगह सब कुछ आ जाए, इस कारण से ये वीडियो अपन बना रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है। एज आपने जब सेल का जब चैप्टर किया था तो उस टाइम पे आपने देखा था कि ग्रुप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन टिश्यू चैप्टर को। और फर्स्ट विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। टिश्यू कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन जब होगा और जब सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन होगी किसी भी ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर, तो उसके कारण इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स कंसिस्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। अब देखो यहाँ पे तीन तीन जगह स्पेसिफिक वर्ड आ रही है ना। तो एक बार देखते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है अपना स्पेसिफिक ऑर्गन, स्पेसिफिक ग्रुप और स्पेसिफिक फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं है कि स्पेसिफिक ऐसे ही लगा रखा है, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। तो अपन समझते हैं क्या रीज़न है। देखो ये जो पूरी पैराग्राफ है इसका व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ इस पूरे पैराग्राफ का क्रक्स क्या है। पहली बात ये है कि जो सेल्स होते हैं जब उनका कंटिन्यूस डिवीजन होता है, ठीक है, कंटिन्यूस माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो उनके अंदर ना सेल डिवीजन कंटिन्यू हुआ, उसके वजह से सेल डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है। तो सेल डिफ्रेंसिएशन क्या वर्ड होता है, मतलब कि जो सेल होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपने आप को स्पेशलाइज करते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइज करते हैं, सपोज हमारी बॉडी में देखो हम एक ही सेल से हमारी बॉडी पूरी बनी हुई है ना, स्टार्ट फ्रॉम द जायगोट एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो था, वहाँ से देखो अभी हमारे पास हार्ट सिस्टम है जो एक सिर्फ ब्लड वस्कुलर सिस्टम का काम कर रहा है, ठीक है। लंग है जो रेस्पिरेटरी में इन्वॉल्व, जबकि सारे अगर तुम इनकी स्टार्टिंग सेल देखो वो एक ही सेल था, लेकिन अब जाके सारे ऑर्गन अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं एक ही बॉडी के अंदर। तो ये जो स्पेशलाइजेशन हुआ ना एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल का हमारी बॉडी के अंदर, जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फंक्शन ही करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, ठीक है। अब जो सेल डिवीजन हो रहा था, पहला सेल जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो जायगोट था उसके अंदर सेल डिवीजन हुआ तो बहुत सारे सेल्स बन गए, है ना। अब उस सेल्स के अंदर क्या हुआ कि कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हुए जो अपने आप को स्पेशलाइज किए कि वो मसल्स के रिलेटेड फंक्शन करेंगे, कुछ ने तो वो मस्कुलर टिश्यू में चले गए, कुछ ने अपने आप को स्पेशलाइज किया कि वो रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्वमेंट उनका होगा। तो उस तरह से उस पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए उन्होंने खुद को मॉडिफाई किया, ठीक है, ताकि उस टाइप का फंक्शन को वो परफॉर्म कर सकें। फिर जो कार्डियक जो हमारे हार्ट के अंदर के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो सब अपने आप को इस तरह से उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन हार्ट से ही रिलेटेड कर सकें। बट लेकिन अगर तुम देखो तो स्टार्टिंग में सब सब कहाँ से आ रहे हैं, सब सिंगल सेल से ही सबका डेवलपमेंट हो रहा है, इतना नंबर इंक्रीज हुआ, लेकिन अब जाके उन्होंने अलग अलग सेट ऑफ फंक्शन स्टार्ट कर दिया करना। तो इस टाइप के जो ये जो स्पेशलाइजेशन जो होता है तो उसको हम कहते हैं सेल्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक है। तो अगेन कम बैक टू दिस पैराग्राफ की कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ओके, जिसके कारण लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन। ऑब्वियसली जैसे जिसने रेस्पिरेटरी में अपने आप को अगर स्पेसिफिकली डेवलप करना चाहा तो वो सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ही काम करेगा, जैसे लंग्स का काम करना हो, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन वाले में आया तो उसमें उसने क्या किया, हार्ट का काम किया, और किडनी वाले में उसने स्पेसिफिकली उसने एक्सक्रीशन से रिलेटेड काम करना स्टार्ट किया। तो लाइक वाइज उन्होंने क्या किया, इस
सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन से क्या हमको मिला, एक सेल ऑर्गन हमको मिला, ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन मिला ये, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन की वजह से किसने परफॉर्म किया, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स ने परफॉर्म किया, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको पूरा को अगर अपन सम अप करें कि व्हाट इज टिश्यू, तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच अंडरगो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन and cell differentiation which leads to a development of a specific organ which have which perform a specific function in our body, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एक टिश्यू का हमारे पास एक जनरल आइडिया है कि टिश्यू क्या होती है, ठीक है। अब देखो एक सेल था, सपोज ये फर्स्ट सेल है ना, इसके अंदर डिवीजन हुआ तो उसने दो, एक से माइटोटिक डिवीजन हुआ तो दो बना, ठीक है। अब ये जो सेकेंड सेल है, जो ये वाली जो सेल है, इसका फर्दर डिवीजन हुआ है ना, तो अगेन इन्होंने दो बनाया, फिर वो दो से क्या हुआ, फिर से चार। तो देखो एक सेल से अपने को कितने मिल रहे हैं यहाँ पे, ऐसे डिवीजन अगर फर्दर होता जाएगा तो एक जो भी डॉटर सेल है फिर आगे फिर से फर्दर डिवाइड होते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि सेल का नंबर कैसे इंक्रीज हो रहा था। दिस इज़ कंटिन्यूस, अगर सेल के डिवीजन में है तो दिस वन इज़ द, उसके डॉटर सेल का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन। अब सबको पता है अपने को, है ना। अगर सपोज ये सेल जो फर्स्ट नंबर पे है, इसकी जगह अपन जायगोट डालते हैं, है ना, जायगोट जो हमारा ह्यूमन के अंदर जो फर्स्ट सेल होता है न्यूबॉर्न का, तो उसके अंदर फिर डेवलपमेंट होता, मतलब मल्टीपल अगर सेल डिवीजन होती तो उसकी भी कंडीशन मल्टी सेलुलर कंडीशन और बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना। तो लाइकवाइज ये एक सेल का डिवीजन हो गया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें और हम टिश्यू के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस कर लें, तो उसके अंदर अपने को सबसे पहले देखने को मिल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ये जो सेल डिवीजन और ये सेल डिफरेंशिएशन है, डैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक फंक्शन इन अ बॉडी, है ना। वो तो सही है, स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक ऑर्गन के द्वारा होगा, है ना। तो इस कारण से ये तो अपने डिस्कशन हो रखा है, तो आई डोंट थिंक इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रुप ऑफ सेल्स डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ऑब्वियसली से ऊपर वाले ही पॉइंट सारे चल रहे हैं, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में हमने डाल दिया है, ठीक है। आई होप इतना तक तो सबका क्लियर होगा, है ना। अगर नहीं अभी तक क्लियर होगा तो इस पॉइंट पे क्या करो, वीडियो को पॉज करो और वापस से स्टार्ट से वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके वापस से सब चीज़ों को ध्यान से सुनो, है ना। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो अपन आगे चलते हैं। चलो, जो एक वर्ड मैंने यूज़ किया था डिफ्रेंशिएशन, उसको मैंने थोड़ी यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखने की, ताकि आप नोट्स बना रहे हो तो आपको इजी हो से चीज़ों को मेंशन करना, नोट डाउन करना। तो डिफ्रेंशिएशन इज व्हाट इज़ डिफ्रेंशिएशन। तो फर्स्ट इज द, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप एंड साइज एंड फंक्शन। ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन, जब अपन ने क्या कहा था कि एक ग्रुप ऑफ सेल हो स्पेशलाइज करता है अपने आप को, तो जब वो स्पेशलाइज करेगा तो डैट मीन्स कि उस पॉइंट पे अब वो फर्दर डिवीजन में इन्वॉल्व नहीं होगा, अब वो फर्दर डिवीजन उसका नहीं होगा उस पर्टिकुलर सेल का नंबर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो परमानेंट शेप, साइज और उनका फंक्शन हो गया, ठीक है। कार्डियक जो सेल होंगे, अब उनका क्या होगा कि परमानेंट साइज आ गया, उस उनके अंदर शेप आ गई, एक पर्टिकुलर शेप वो अटेन करेंगे, फिर उनका एक पर्टिकुलर रेंज में साइज होगी और उनका एक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन का एक मतलब और होता है कि इसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंज नहीं होगा, चेंज इन नंबर डायमेंशन ऐसा नहीं होगा, क्वालिटेटिव चेंज होगा, डैट इज़ क्वालिटी आएंगे। जैसे कि पहले वो जनरलाइज काम करता था, बट अब वो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो डैट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंज, ओके। तो मीन्स द क्वालिटेटिव चेंजेस इन सेल्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ओके, है ना। तो जैसे अपनी बॉडी के अंदर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया रेस्पिरेटरी का, कार्डियक का, एक्सक्रेटरी का, तो डिफरेंट फंक्शन है। अ ग्रुप ऑफ सेल उन अलग अलग कामों के लिए अलग अपने आप को स्पेशलाइज उन्होंने किया, फिर उस वजह से एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो डैट इज़ टोटली क्लियर ना। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन टिश्यू का। अगर अपने को डेफिनेशन अगर फॉर्म में देखो, वो जो हमने अभी तक सारी बातें इंट्रोडक्टरी की, वो हमने समझने समझाने और स्टेटमेंट की बात की, ठीक है। पर अगर कहीं डिफाइन करने के लिए 2-3 लाइन्स में आ रहे हैं तो अपने क्या कहेंगे कि इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ
बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सिमिलर सेल्स होने चाहिए, डैट परफॉर्म और हेल्प्स टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड हैव अ कॉमन ऑरिजिन। तो ये दो चीज़ तो तुम बहुत याद रखना, टिश्यू के अंदर एकदम गांठ बांध लो, तुम्हारे अंदर वो बिल्कुल बस जाना चाहिए कि टिश्यू कौन होते हैं, कॉमन इन ऑरिजिन होंगे और कॉमन इन फंक्शन होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना टिश्यू का हम बोल ही नहीं सकते कि यार ये टिश्यू है, ठीक है। तो ये हो, ठीक है। एक जो क्वेश्चन आता है कि देखो टिश्यू क्या दिखा रहा है, टिश्यू ये दिखा रहा है कि एक मल्टी सेलुलर कंडीशन को दिखाता है, क्योंकि जब नंबर एक से ज़्यादा होंगे तभी तो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे, और जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे सिमिलर ऑरिजिन और सिमिलर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तभी तो हम उसको टिश्यू कहेंगे। तो टिश्यू इज बेसिकली सिनोनिम्स विथ मल्टी सेलुलैरिटी, किसी ऑर्गेनिज्म के इक्वेलेंट हो जाएगा, है ना। कोई अगर टिश्यू है तो हम कहेंगे हाँ भाई यूनिसेलुलर तो नहीं होगा, मल्टी सेलुलर ही ऑर्गेनिज्म होगा। तो क्यों आखिर यूनिसेलुलर से हमको मल्टी सेलुलैरिटी की तरफ जाना पड़ा, व्हाट आर द एडवांटेजेस, ठीक है। क्या एडवांटेज है, क्यों ऐसा नेचर ऐसा क्यों करेगी, क्यों विदाउट एडवांटेज नेचर कुछ भी करती है, उसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक होता है, कुछ रीजंस होते हैं, ठीक है। एडवांसमेंट होती है, ठीक है। मोस्टली इवोल्यूशन अगर हो रहा है तो एडवांसमेंट की ओर होता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो ठीक है, अपन देखते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर कोई है कंपैरेटिव टू एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, तो क्या होगा, ठीक है। तो अपन क्या कहते हैं उसके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पहला तो अपन देख रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर। देखो एक अगर सिंगल सेल होता तो सिंगल सेल को ही सारा काम करना है, एस्किरेशन से लेके खाना बनाने से लेके एस्किरेशन ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग में वही सिंगल सेल इन्वॉल्व है ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सेल हो जाएंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर होगा, मतलब उनका क्या होगा, जो भी काम है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एफिशिएंसी काम की बढ़ जाएगी, है ना, एफिशिएंसी इंक्रीजेज। तो डिवीज़न ऑफ लेबर होने से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स डिक्रीजेज। ऑब्वियसली हर सेल को अब सारा काम नहीं करना है, उसको एक स्पेसिफिक काम करना है। जैसे हमारे हार्ट में सॉरी हमारी बॉडी के अंदर किडनी का काम एक्सक्रीशन से रिलेटेड है ना, लंग्स का काम रेस्पिरेशन से, कार्डियक का काम सर्कुलेशन से, ब्लड के रिलेशन से है। तो लाइकवाइज क्या हुआ कि क्या किया हमने, इससे क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सेल को अब सारे फंक्शन नहीं करने हैं तो उनका वर्कलोड कम हो गया। तो अब वर्कलोड कम होने से क्या फ़ायदा होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीजेज, अच्छा काम होने लगता है ना। तो थर्ड वन इज़ हायर सर्वाइवल। अब देखो एक ही सेल था, अगर वो डैमेज हो जाता, उसके अंदर कुछ खराबी आ जाती है ना, तो डेथ या डैमेज होने की वजह से डेथ हो जाता है, इंजरी हो जाने की वजह से। बट अब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स अगर मल्टी सेलुलर कंडीशन है तो कोई एक सेल डैमेज भी हो रहा है तो बाकी सेल्स हैं अभी वहाँ पे संभालने के लिए, तो वो ऑर्गेनिज्म का डेथ नहीं होगा। तो सर्वाइवल रेट क्या हुआ, उसकी जीने की जो लाइफ स्पैन वो बढ़ जाएगी कंपेरेटिव टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि इट इज़ अ हायर ऑर्गेनिज्म वो हो जाता है। देखो मल्टी सेलुलर कंडीशन होने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म हायर होता है। हायर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि देखो जो सेल हुआ वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है, फंडामेंटल यूनिट है ना, उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और एडवांस, उससे ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और एडवांस। तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर अपन क्या देखते हैं कि सेल से एडवांस क्या होगा, टिश्यू। क्यों, अ ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन ए टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ टिश्यू होगा जो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होगा, दैट इज ऑर्गेन। और डिफरेंट ऑर्गन अगर बॉडी का मिला लें तो अपन कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। दिस इज द हाईएस्ट मोस्ट क्वालिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की, ये सबसे एडवांस होंगे जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। तो सेल क्या था, यूनिसेलुलर होगा क्योंकि सिंगल सेल है। तो टिश्यू क्या, ग्रुप ऑफ सेल है, तो मल्टी सेलुलर कंडीशन है, तो हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ ये बढ़ता है। तो ये एक एडवांटेज हो गए। इसके 4 एडवांटेज हमने डिस्कस करा अभी, कौन कौन से, और डिवीजन ऑफ लेबर, वर्कलोड ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है, और हायर सर्वाइवल रेट, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द टिश्यूज इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं टिश्यू का, ठीक है।
अभी तो हमने सिर्फ ये देखा जनरल कैरेक्टर ऑफ टिश्यूज़, अब अपन देखेंगे कि टिश्यू का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ओके, नाउ यू रिमेंबर कि हमने सेल्स के अंदर देखा था देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ऑब्वियसली, है ना। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल जब थे, तो जब क्या ग्रुप ऑफ जब प्लांट सेल होंगे तो देन इट विल फॉर्म अ प्लांट टिश्यू एंड अ ग्रुप ऑफ एनिमल सेल विल फॉर्म अ एनिमल टिश्यू, है ना। सेल्स का ही तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं जो कॉमन इन ऑरिजिन और सिमिलर इन कॉमन इन फंक्शन ऑलमोस्ट, वही तो टिश्यू होते हैं। तो जो प्लांट का सेल होगा और टिश्यू बन जाएगा अगर बहुत सारा होगा और सिमिलर इन ऑरिजिन होगा तो लाइकवाइज एनिमल टिश्यू। तो बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन जो किया है तो वी कैन से कि देर इज़ टू टाइप ऑफ टिश्यू, वन इज प्लांट टिश्यू एंड द नेक्स्ट वन इज अ एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू किसके बनेंगे, प्लांट सेल के ऑब्वियसली, और ये भी मल्टी सेलुलर होंगे। एनिमल सेल एनिमल टिश्यूज किससे होंगे, एनिमल सेल से बनेंगे, और जब टिश्यू है तो ऑब्वियसली वो मल्टी सेलुलर होंगे, है ना। तो सबसे पहला हम डिस्कशन अपना रखेंगे प्लांट सेल का, यानी कि प्लांट टिश्यू का, ठीक है। अब देखो प्लांट सेल की जगह आप ना हेडिंग में प्लांट टिश्यू रख लेना, ठीक है। तो अब देखो प्लांट सेल को भी हमने क्या किया है कि हमने उसको फर्दर डिवाइड कर दिया है, कौन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो हमने टाइप्स ऑफ प्लांट सेल्स प्लांट टिश्यूज देखें। तो फर्स्ट वन इज़ द मेरिस्मेटिक सेल्स या मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कह लो, बेटर होगा आप उसको मेरिस्मेटिक टिश्यू बोलो क्योंकि हमारे चैप्टर ये टिश्यू है। और सेकेंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यू। तो ओके, सो अगेन हमने प्लांट टिश्यू लिया, उसका हमने फर्दर डिवीज़न किया ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। अब तो उससे हमको दो मिला, पहला इज़ मेरिस्मेटिक सेल्स और दूसरा है मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकेंड वन इज़ द परमानेंट टिश्यू। अब सुनो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं और परमानेंट टिश्यू क्या है, एक जनरल ब्रीफ आइडिया, उसके अंदर हम पूरे डीप में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला तो हम देखते हो, देखो फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि मेरिस्मेटिक सेल्स और जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ हैं दे कंसिस्ट ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा, अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है, और एक्टिवली डिवाइडिंग है मतलब लगातार डिवाइड होते रहेंगे। और अनडिफ्रेंशिएटेड कहने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर अभी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं आई है, ठीक है। जैसे हमने डिफ्रेंशिएटेड होता तो स्पेशलाइजेशन आता एक पर्टिकुलर फंक्शन करने का, ठीक है, बट अनडिफ्रेंशिएटेड है तो कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है और ये एक्टिवली डिवाइड होते रहेंगे, यानी कि सेल का नंबर इंक्रीज होता रहेगा, ग्रोथ फेज में हमेशा रहेंगे। कौन, मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यू के अंदर तुम देखो इट कंसिस्ट ऑफ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मतलब अब इनके अंदर क्या हुआ है, स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए चेंजेस आ गए हैं, ठीक है, विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। तो ये दो चीज़ हमने देखा प्लांट सेल को हमने जब डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। तो देयर आर टू टाइप्स, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो हुए जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो अनडिफ्रेंशिएटेड हैं, और परमानेंट जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना कि इट इज़ अ डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, यानी कि अब इनके अंदर फर्दर डिवीजन नहीं होगा, दे हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू डिवाइड। तो अपन अगेन अपने को पता है अब अपना जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा मेरिस्मेटिक टिश्यूज। अब हम इसको थोड़ा से अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। ओके चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलेंगे कहाँ पे, या मेरिस्मेटिक सेल्स हमको प्लांट के अंदर कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट, देखो ये किस टाइप के मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कैसे होते हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं। तो जहाँ जहाँ ग्रोइंग पॉइंट है प्लांट का, जो एक नया प्लांट अभी बस सीड से निकला ही है, तो उसके अंदर अभी सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने की कैपेसिटी है। तो ये कहाँ मिलेंगे, जो जो उनके ग्रोइंग पॉइंट हैं, यानी कि टिप ऊपर ऊपर सबके, टिप ऑफ द रूट, टिप ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, तो जहाँ पे ग्रोथ अभी होगा। देखो आप छोटे छोटे प्लांट्स को देखो कैसे इंक्रीज होते हैं, तो उस टाइम पे जो ग्रो उनके अंदर जो डिवाइड करता है, जो उनके साइज को इंक्रीज करता है, वो होते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स, जो हमेशा एक्टिव डिवीजन ऑफ एक्टिव फेज ऑफ डिवीजन, सेल डिवीजन में होते हैं, ठीक है। अब देखो ये सबसे पहले पाए जाते हैं, ठीक है, किसी प्लांट बॉडी के अंदर। इनसे पहले और कोई टाइप ऑफ टिश्यूज नहीं मिलता है उसके अंदर, सबसे पहले अपने को मिलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू। तो इसलिए इनको कहते हैं, डेट्स वाई दे आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम, दैट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ ऑफ प्लांट्स, ठीक है।
तो दो चीज़ें हमने सीखा, एक तो हमने साइट देखा कि मिलेंगे कहाँ पे, टिप ऑफ द रूट पे, टिप ऑफ द स्टेम्स पे और ब्रांचेस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि ये बर्थ से ही, प्लांट के बर्थ से ही हमको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, डेट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ये इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, इनका अपना को क्या क्या फीचर्स है वो अपने को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर हम देखेंगे कि ये सबसे अब देखो टिश्यू हैं तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर तो होंगे ही, ये तो पहला है। दूसरा है कि ये थिन है और इलास्टिक इनका सेल वॉल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिन एंड इलास्टिक सेल वॉल। रीजन में बताता हूँ। देखो जो भी सेल को ना, जिस किसी भी सेल को एक्टिव फेज ऑफ डिवीजन में रहना है, उसका सेल वॉल हमेशा थिन और इलास्टिक होगा, ठीक है। और जिनको सेल डिवीजन में नहीं रहना, उसका थिक एंड इनइलास्टिक होगा, ठीक है। ये बिल्कुल पक्की बात है, उसको गांठ बांध लो, ठीक है। तो सेल वॉल इज थिन एंड इलास्टिक, और जो सेल वॉल होता है वो मिलता है मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये याद रखना। ये पूरी लाइन ही आप पे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कैरेक्टरिस्टिक सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डिफ्रेंसिएशन जब आ जाएगा ना प्लांट सेल, मेरिस्मेटिक सेल्स और परमानेंट सेल में, तो ये सारे काम आएंगे पॉइंट्स आपको। दूसरा है इसका शेप कैसा होगा, सेल दिखने में कैसे होंगे। राउंडेड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, या पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब दो से ज़्यादा उसके कोन्स हैं, है ना, तो वो पॉलीगोनल्स हो जाएंगे। इन एक और जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है किसी भी मेरिस्मेटिक सेल्स और एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का, कि उनके जो न्यूक्लियस होते हैं ना, वो लार्ज और प्रोमिनेंट होंगे। मतलब उनका मैकेनिज्म जो है पूरा, डीएनए जो डिवीजन होता है उसमें तो जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होते हैं ना, तो इसीलिए न्यूक्लियस हमेशा वहाँ पे लार्ज एंड प्रोमिनेंट होगा। एट द सेम टाइम उसको इस डिवीजन को रेगुलेट और कंट्रोल भी करना है, तो इसीलिए वहाँ पे इनका प्रोमिनेंट होना यानी बहुत ज़रूरी है। तो दो कैरेक्टर जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के अंदर, जो हमेशा आपको याद रखना है, वो है पहला कि थिन एंड इलास्टिक सेल वॉल होंगे, और दूसरा क्या होगा, लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी अपन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, वो है वैक्यूल्स का। जो वैक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल रखते हैं मोस्टली, है ना अपने पास। तो वैक्यूल्स आर यहाँ पे स्मॉल और एब्सेंट होंगे, क्योंकि अगर ये ज़्यादा साइज़ के हो जाएंगे तो जो सेल्स को डिवाइड होना है उनको, उनके पास साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा, है ना, मटेरियल कम हो जाएगी। तो इस वजह से वो वैक्यूल्स वहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के हमेशा स्मॉल एंड होंगे, या एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनके दो सेल्स के बीच में, डेट इज इंटर सेलुलर स्पेसेस, दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा, देखो ये दो सेल है ए और बी, इसके बीच में यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है ना। ये देखो एकदम बिल्कुल चिपके हुए हैं आपस में, यहाँ इनके बॉर्डर्स कितने चिपके हुए हैं, है ना। तो आप देखो ए और बी के बीच में कोई, अगर ए इज़ अ सेल एंड बी इज अ सेल, तो इसके बीच में यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, दे आर बोथ ओवरलैपिंग ऑलमोस्ट टू ईच अदर, है ना, कनेक्ट टच तो कर रहे हैं दोनों के वॉल, है ना। तो इंटर सेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना कि इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स में नहीं होंगे। सेल डिवीजन ऑब्वियसली एक्टिव ही होगी क्योंकि उसी फेज में ये कम है, ठीक है। नाउ जो मेरिस्मेटिक्स टिश्यूज़ हैं उनके भी फर्दर डिवीजन है, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं आखिर हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया मेरिस्मेटिक सेल्स को। वो है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि जो मेरिस्मेटिक सेल्स अगर एपिकल पार्ट में मिलेगा तो उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, लैटरली मिलेगा तो लैटरल मेरिस्टेम, और इंटर कैलरी यानी दो नोड्स इंटर नोड्स के वाले एरिया में होगा तो उसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स को हमने डिवाइड किया, सॉरी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, एंड देयर आर 3 टाइप्स। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द एपिकल मेरिस्टेम, ओके। अगेन वी विल स्टार्ट विद द साइट। अब देखो ये मेरिस्टेम ही है ना, सारे जो टॉपिक हमारा मेरिस्टेम ही चल रहा है, और मेरिस्टेम में हमने ये देखा था कि जितने भी ग्रोइंग पार्ट है वहाँ पे मेरिस्टेम मिलेगा। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलेगा, जो एपिकल पार्ट पे होगा मेरिस्टेम उसको हम एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। तो रूट का टिप या सूट के टिप्स पे एपिकल मेरिस्टेम हमको मिलेंगे। फंक्शन क्या होगा, अगेन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट, जितना इनका ग्रोथ होगा वैसे ही इनके साइज भी तो इंक्रीज होगी उस प्लांट की।
तो वो लेंथ इंक्रीज होगा, साथ साथ में उनका हॉरिजेंटल ग्रोथ भी होगी। तो इस तरह से एपिकल मेरिस्टेम विल बी ऑलवेज बी फाउंड ऑन द रूट टिप्स एंड शूट टिप्स। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन तो हमने कर ही लिया, डैट इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट। नाउ एग्जाम्पल, डैट इज रूट एपिकल, देखो रूट पे मिल रहा है, एपिकल पार्ट पे मिल रहा है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट पे मिल रही है, एपिकल पे मिल रही है, दैट इज अ सूट एपिकल मेरिस्टेम। ओके, तो एपिकल मेरिस्टेम ये 3 पॉइंट ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इसके हेडलाइन से याद होनी चाहिए कि इनके टॉपिक क्या क्या है, जैसे कि टाइप्स हैं इनके, कौन से 3 टाइप्स है, और थर्ड में तो आप 3 4 पॉइंट लिख दो ना, मोर देन सफिशिएंट है, इट विल फेच यू एनफ मार्क। ओके, तो एपिकल मेरिस्टेम हमारा हो गया यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं करना है हमारे को इस लेवल पे। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, दैट इज इंटर कैलरी में, सॉरी लैट, कौन सा हमारा सेकंड है, सेकंड इज ओके लैटरल मेरिस्टेम, है ना। तो लैटरल मेरिस्टेम के अंदर अपन क्या देख रहे हैं कि ये कहाँ मिलता है, ऑन द साइड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द रूट स्टेम एंड ब्रांचेस। देखो अगर ये प्लांट है, अगर इस फिगर को आप देखो, ये वाले, ये एक प्लांट को मैं मानता हूँ, है ना। तो ये जो स्टेम वाला पार्ट, ये ट्रंक, ट्रंक तो नहीं बोलूँगा, अभी नया ही प्लांट लेट आया है तो उसके अंदर ट्रंक तो नहीं होती है। तो जो स्टेम का पार्ट है उसका देखो, ये लॉन्ग एक्स, ये साइड्स में है ना दोनों तरफ, ये लेटरल पार्ट है। तो इसको ये इस यहाँ पे हमारे को लेटरल मेरिस्टेम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिलने से क्या होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इसके यहाँ पे अगर ग्रोथ होगी तो ये ओवरऑल जो इसका ये गर्थ है ना, विड्थ है, वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया का अगर मान लो ग्रोथ हो रहा है और इस पर्टिकुलर एरिया का ग्रोथ हो रहा है, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मतलब दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये वाली साइज़ तो इंक्रीज हो रही है। तो ये इंक्रीज कर क्या कर रहा है, विड्थ ऑफ द लैटरल में ये प्लांट का इंक्रीज़ कर रहा है, यानी कि उसकी प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ एक तरह से कहते हैं, वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। प्राइमरी ग्रोथ लेंथ वाइज, सेकेंडरी ग्रोथ विड्थ वाइज, है ना, ऐसा जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, वापस आते हैं अपने पॉइंट्स पे, क्या क्या है। पहला तो है कि साइड ऑफ ऑन साइड्स पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ रूट स्टेम। तो लॉन्ग एक्सिस क्या हुआ, ये है ना, ये लॉन्ग एक्सिस उसके पैरेलल है, देखो सीधा सीधा, है ना। तो ये हमने कहा कि ऑन साइड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द रूट स्टेम एंड ब्रांचेस। ठीक है, तो वहाँ वो मिलेंगे और ये क्या काम करेंगे, इट कॉजेज इंक्रीज इन विड्थ ऑफ द रूट और स्टेम। ये किसी का विड्थ इंक्रीज करेंगे, जैसे आपको ये वाला पॉइंट मैंने बताया था, है ना, ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है, ये यहाँ पे बहुत, अगर लेटरल मेरिस्टेम का ग्रोथ होगा तो ये वाला पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, इसका साइज़ इंक्रीज होगा, इसका साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, विड्थ है, वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि इट विल कॉजेज इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ द रूट और स्टेम एंड हेंस कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। अब तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर अपन देखें क्या क्या आता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर पहला देखो कि इट कॉजेज स्टेम एंड रूट टू बी थिकेंड, जो भी बात हुई, और ये कहाँ होती है, कैम्बियम में होती है ना। तो देखो ये बात लिखी हुई है बहुत सारे टेक्स्ट बुक के अंदर, कैम्बियम में होती है। तो कैम्बियम क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, सर व्हाट इज़ कैम्बियम, भैया कैम्बियम क्या है ये बताओ। तो देखो कैम्बियम इस लेवल पे मैं जितना आपको बता सकता हूँ आपके स्टैंडर्ड तक, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, है ना। थोड़ा समझना, थोड़ा मुश्किल हो सकता है बट समझना। और इसको ना आप गूगल से अगर गूगल करोगे इसके इमेजेस को, इसके डायग्राम्स को, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा जो भी मैं बोल रहा हूँ वो। तो थोड़ी बात अपन कैम्बियम के अंदर भी करते हैं। जो बच्चे कैम्बियम जानने में इंटरेस्टेड हो वही इस पार्ट को देखना, अदरवाइज जो नहीं इंटरेस्टेड हो वो स्किप कर देना, ये 1 मिनट की वीडियो ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैम्बियम, कैम्बियम क्या है, एक लेयर है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का। ठीक है, एक्टिव, देखो मेरी स्टेम है तो क्या होगा, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ही होगी, इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, यह हम सबको पता है। सेकंड, ये कहाँ होता है प्रेजेंट, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो जाइलम, जो वेसल जाइलम और फ्लोएम आपने सुना ही होगा, है ना, आगे अपन डिस्कस ही करेंगे डिटेल में। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम का लेयर होता है जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। ओके,
नेक्स्ट पॉइंट, काम क्या करता है। ठीक है, पहला हमने देखा कि ये होते कैसे हैं, डैट इज लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कि कहाँ होते हैं, डैट इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। थर्ड पॉइंट वी आर सेइंग कि इट इज फंक्शन देख रहे हैं अपन, डैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ हमने देखा था ना कि उसकी ओवरऑल विड्थ ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रही थी उस प्लांट की, तो वहाँ पे ये स्टेम और रूट के अंदर उनकी सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज विड्थ और गर्थ एक ही बात है, ठीक है, उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये होगी बात थोड़ी सी कैम्बियम के रिलेटेड। वापस अगर लैटरल मेरिस्टेम का नोट्स देखो अपन, तो साइट हमने समझ लिया कहाँ मिलता है, कॉजेज़ हमने देख लिए कि इसके वजह से क्या होती है, विड्थ होती है इंक्रीज रूट स्टेम की या गर्थ, और उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं बिकॉज ये रूट और स्टेम का जो थिकनेस है वो बढ़ाती है। और कहाँ होती है, तो कैम्बियम में। और नीचे हमने कैम्बियम से रिलेटेड भी 3 पॉइंट्स देख लिए हैं, उसके कैसा होता है, कहाँ होता है और क्या करता है, ये तीनों पॉइंट हमने देख लिया। तो इस तरह से हमारा लैटरल मेरिस्टेम हो गया है। नाउ वी विल मूव टू द इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ओके ओके, नाउ अब देखो इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या हुआ। देखो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले साइट कहाँ मिलेगा, ये एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटर नोड। देखो नोड तो आपको पता है ना, जहाँ से लीफ और ब्रांचेस अराइजेस होते हैं, ठीक है। और इंटर नोड क्या हुआ, दो नोड्स के बीच की जगह। अब इस डायग्राम को आप फोकस करो, देखो ये एक स्टेम है, उसका एक पॉइंट जहाँ से इसे हमने नोड्स कहा। क्यों, यहाँ से हो वो मैंने डायग्राम में नहीं दिखाया, एक ब्रांचेस निकला, ठीक है। एक यहाँ पे मैंने दिखाया कि यहाँ से एक ब्रांचेस निकली, तो दो नोड हो गए। अब इस दो नोड के बीच के एरिया को अपन ने इंटर नोड कहा। तो पहला हमको क्या, इंटर कैलरी मेरिस्टेम के अंदर पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द साइट। तो साइट इसका है इंटर नोड, मतलब इन दोनों के बीच में होगा, मोस्टली इस नोड और इस नोड के बीच में होगी ये चीज़, ठीक है। कौन, इंटर कैलरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ द मिडिल पोजीशन। अब ये जो मिडिल पोजीशन है इसका ग्रोथ, अगर यहाँ पे अगर इंटर कैलरी मेरिस्टेम है तो ये क्या करेगी, यहाँ पे एक्टिवली डिवाइड होगी, तो इसका ओवरऑल जो दो नोड का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, यानी कि इस एरिया का लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से। ओके तो इट इज़ रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ द मिडिल पोजीशन, दैट इज इसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ये वाली जो लेंथ है दो नोड के बीच की ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये बस याद रखो, अभी इसको थोड़ा कन्फ्यूज होगा अगर इसमें डिटेल में जाऊँगा मैं, तो बस इतना पॉइंट याद रखना है, 3 पॉइंट्स इसके। अब इसके फंक्शन हम देखते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम का। तो बेसिक फंक्शन हमेशा हर देखो मेरिस्टेम का यही है कि इंक्रीज इन लेंथ ही करता है, जहाँ पे भी होगा, या तो वो सीधा लेंथ इंक्रीज करेगा इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। इसकी फंक्शन क्या हो जाएगी, इट विल इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ पे इस जगह पे देखा था, इंक्रीज कर रहा है। नाउ अब अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपन डिस्कस करने हमारा मेरिस्टेम वाला पार्ट हो गया है, डेट इज मेरिस्टेम टिश्यू खत्म हो गई है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस परमानेंट टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत डीप में पढ़ना है परमानेंट टिश्यू अपने को, है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं, परमानेंट टिश्यू होते क्या है। देखो बहुत ईजी है, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, यानी उसको लॉस कर देगी एबिलिटी टू डिवाइड, तो वो बनता है हमारा परमानेंट टिश्यू। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए बनते हैं और उनका एक स्पेसिफिक शेप एंड साइज होती है, ठीक है। ये तो हमने पहले देखा था। तो अगर हम देखें कि अगर हमको मेरिस्मेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू तक कन्वर्जन कराना है तो हमको क्या कराना पड़ेगा, हमको उसके अंदर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ का। अब डिफ्रेंसिएशन का तो हमने देखा ही था ना क्या होता है, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज़ डिफ्रेंसिएशन मिट। तो डिफ्रेंसिएशन की वजह से क्या होगा, द सेल्स ऑफ द मेरिस्मेटिक टिश्यू टेक अप, ठीक है, स्पेसिफिक रोल, दैट इज स्पेसिफिक फंक्शन एंड लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफ्रेंसिएशन के अंदर कि स्पेसिफिक फंक्शन वो ले लेंगे अपने लिए और उसके एंड दे विल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दे फॉर्म द परमानेंट टिश्यू, है ना। तो दिस इज द मेन हमारा एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन कह लो कि मेरिस्मेटिक टिश्यू से अगर परमानेंट टिश्यू जाना है तो डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, ओके।
अब थोड़ा सा और डीप में अपन देखते हैं। ओके, परमानेंट टिश्यू जो हमारी प्लांट बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो मेजर पोर्शन होता है ना, सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो मिलते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। क्योंकि देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू तो इनिशियली बहुत आएंगे वो, पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उस प्लांट का तो उसके अंदर परमानेंट टिश्यू का अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो दे कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, तो दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। अब कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने मेरिस्मेटिक सेल्स का टिश्यूज़ का देखा था ना, अब वैसे हम परमानेंट का देख रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, अब हमको पता है कि दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, सो द सेल्स डू नॉट मल्टीप्लाई। पर मेरिस्मेटिक सेल्स के अंदर हमने देखा था दे विल मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, दे टेक परमानेंट शेप टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हम यही डिस्कस करते आ रहे हैं, आपको तो याद भी हो गई होगी कि परमानेंट टिश्यूज टेक परमानेंट शेप टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। और द थर्ड पॉइंट इज़ कि उनका जो सेल होगा वो थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकती है। बट हमने जो मेरिस्मेटिक्स देखा था सेल्स, उसके अंदर टिश्यूज़, उसमें हमने स्ट्रिक्टली बोला था ये बात कि दे आर थिन वॉल्ड सेल्स। ठीक है, और ये कैसे होंगे, थिन एंड थिक वॉल्ड सेल होंगे। दे मे बी लिविंग और डेड, जबकि मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर अपन ने क्या देखा था कि दे आर लिविंग। ठीक है, सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। अब फर्दर जो होता है वो परमानेंट टिश्यू के अगेन टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो डैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो, that is video number tissue part 2. Okay, thanks for watching.